स्टूडेंट्स, तो हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में हमने परासरण, विसरण और पारगम्यता के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं जीवद्रव्य कुंचन के बारे में पढ़ते हैं कि जीवद्रव्य कुंचन होता क्या है। जीवद्रव्य कुंचन में क्या करेंगे, कोई भी सेल होगी उसको अति पराश्रयी घोल में रखेंगे। अति पराश्रयी घोल में रखने पर जो कोशिका का जीवद्रव्य होता है, जो कोशिका का जीवित भाग होता है, जीवित किसी सेल को अतिपराश्रयी घोल में रखने पर किसी कोशिका का जीवद्रव्य है, सेल वॉल जो होती है उसकी कोशिका भित्ति होती है, उससे अलग होकर क्या हो जाएगा, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। कि जीवद्रव्य क्या होता है, कि जीवद्रव्य जीवित भाग होता है। कि ये क्या होती है, प्लांट सेल होती है। प्लांट सेल में अंदर क्या होती है, बीच में बड़ी रिक्तिका होती है, बड़ी रिक्तिका होती है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस साइड में होता है। तो यहाँ से ये रिक्तिका तो है ही, रिक्तिका, और ये क्या है, बाहर की साइड सेल वॉल। अब ये क्या करेगा, ये जीवद्रव्य। अब इस सेल को अगर हम कहाँ रखते हैं, अतिपराश्रयी घोल में रखते हैं। अतिपराश्रयी घोल में रखने पर ये क्या होगा, इसके अंदर का जो जल है वो बाहर निकलने लग जाएगा। बाहर जब निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, H2O, जल बाहर निकल रहा है। जल बाहर निकलने के कारण जो सेल वॉल से जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवद्रव्य होता है, ये सिकुड़ेगा और सिकुड़ करके आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। कैसे बन जाएगा ये, यहाँ से सिकुड़ करके आ जाएगा, बीच के अंदर आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या है, जीवद्रव्य कुंचन। यानी कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। किस कारण, कब रख रहे हैं, जब सेल को अति पराश्रयी घोल में रख रहे हैं। अति पराश्रयी घोल में रखने पर इसका जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। निकलने के कारण जो जीवद्रव्य है वो कोशिका भित्ति से क्या हो रहा है, अलग होकर सिकुड़ रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन के लिए हम 3 स्टेप पढ़ते हैं। इसके लिए 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि अतिपराश्रयी घोल में रखने पर सेल सिकुड़ने से आयतन कम होगा। कि भाई जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा तो इसका आयतन कम होगा। आयतन कम होने से बही परासरण के कारण जल बाहर निकल रहा है। बताया मैंने कि जल बाहर निकल रहा है, जिससे टीपी का मतलब स्फीत दाब, टीपी मतलब स्फीत दाब, जो स्फीति दाब है वो कम हो जाएगा। कम होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, इस सेल वॉल से क्या होगा, बाहर, जिससे जीवद्रव्य सेल वॉल को बाहर नहीं धकेलेगा। क्योंकि जीवद्रव्य होता है वो बाहर की ओर धक्का मारता है। क्योंकि जीवद्रव्य क्या होता है, जीवित भाग होता है, और इससे जो स्फीतदाब होता है, स्फीतदाब क्या होगा कि यहाँ पर जल की वजह से जो जीवद्रव्य होता है वो कोशिका की भित्ति पर क्या करता है, एक दाब डालता है। इस दाब को हम क्या कहते हैं, स्फीतदाब कहते हैं। तो स्फीतदाब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो गया तो यहाँ पर इस जीवद्रव्य द्वारा सेल वॉल पर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज या प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन कह रहे हैं। कि यहाँ से क्या हो रहा है, जीवद्रव्य स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या होता है कि बही परासरण के कारण लगातार जल तो बाहर निकलेगा ही। बाहर निकलने के कारण रिक्तिका और जीवद्रव्य क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। क्योंकि रिक्तिका अगर सिकुड़ेगी तभी तो जीवद्रव्य अंदर आएगा। अंदर आएगा ना, अंदर आ रहा है तो जीवद्रव्य अंदर सिकुड़ते जाएंगे, और सिकुड़ने के कारण ये क्या होगी, सेल वॉल। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ क्या क्या सिकुड़ेंगे, एक तो जीवद्रव्य, क्या क्या सिकुड़ेंगे, एक तो जीवद्रव्य और दूसरी रिक्तिका। सेल वॉल नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि सिकुड़ पड़ क्या रहे हैं, जीवद्रव्य कुंचन मतलब जीवद्रव्य का ही सिकुड़ेगा। और जीवद्रव्य भित्ति से क्या हो जाता है, कोनों से अलग होने लग जाता है। धीरे धीरे यहाँ से कोनों से क्या होगा, धीरे धीरे अलग होने लग जाएगा। क्यों हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो स्फीतदाब कम हो रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, जीवद्रव्य अंदर की ओर आ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज कहते हैं, या प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। यहाँ से आपको जीवद्रव्य कुंचन दिखाई देने लग जाएगा। कैसे कि जीवद्रव्य है वो भित्ति के कोनों से क्या हो रहा है, अंदर की ओर सिकुड़ने लग रहा है। फिर लगातार क्या हो रहा है, बही परासरण के कारण जल तो बाहर निकल रहा है, जिससे क्या होगा, जीवद्रव्य और ज्यादा सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के कारण विशेष सिकुड़ी हुई आकृति में बदल जाएगा, विशेष सिकुड़ी अवस्था में आ जाएगा। इसको कहते हैं सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन। यहाँ पर आपको क्लियर रूप से क्या दिखाई देने लग जाएगा, जीवद्रव्य कुंचन दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना
कि जो अति परासरी जो घोल होता है वो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में ही भरा होता है। अब यहाँ से जीव द्रव्य कुंचन हो गया। अब विकुंचन करें। विकुंचन का मतलब अगर ये जीव द्रव्य सिकुड़ रहा है तो इसको वापस पुनः स्थिति या इसको उन्हें जैसी स्थिति में था, ये जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वापस लाना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को हम किस में रखेंगे, अधोपराशरी विलयन में रखेंगे, घोल में रखेंगे। किसमें? अधोपराशरी घोल में रखेंगे। अधोपराशरी घोल में रखने पर इसमें के अंदर क्या करेगा, जल प्रवेश करेगा। जल प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो टीपी है यानी स्पीड दाब है वो भी बढ़ेगा। बढ़ने के कारण ये जैसी स्थिति में था पहली जो कोशिका उस स्थिति में वापस आ जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। विकुंचन का मतलब जैसे पहली स्थिति में था, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ से तो कुंचन तो क्या कर रहा है, जल के बाहर निकलने से टीपी कम हो रहा है, स्पीड दाब, और धीरे धीरे जो विशिष्ट आकृति में जीव द्रव्य क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और वापस अगर इस सेल को हम अधोपराशरी घोल में रखते हैं तो वापस कोशिका क्या होगी, फूलेगी। फूलने के कारण यहाँ पर टीपी बढ़ेगा, स्पीड दाब बढ़ेगा और जैसे कोशिका पहली स्थिति में थी वैसे वापस आ जाएगी। यहाँ पर बात करें हम जीव द्रव्य कुंचन का क्या महत्व है, किस किस काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम जीवित और मृत कोशिका में अंतर कर सकते हैं। कैसे कि जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन होता है लेकिन मृत कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन नहीं होता। ठीक है, तो जीवित और मृत कोशिकाओं में आप अंतर कर सकते हो। दूसरा, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन द्वारा किसी कोशिकाओं का प्रासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि प्रारंभिक कौन सा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार वही प्रासरण हो रहा है जिससे रिक्तिका और जीव द्रव्य क्या हो रहा है, लगातार सिकुड़ रहा है। तो प्रासरण दाब क्या होगा कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो विलयनों को अलग करेंगे और जो विलयन के कण जो गुजर रहे हैं अंदर की ओर जाते हैं उनको रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है, जो विलायक के कण जो गुजर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं, ओपी कहते हैं। तो प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, जेमी और जेली आदि में चीनी की अत्यधिक सांद्रता रखी जाती है, अचार में भी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है कि जैसे कोई बैक्टीरिया या फंगी अगर उसके ऊपर वृद्धि करते हैं तो उसका जो जीव द्रव्य होता है वो निकल कर कहाँ पर आ जाता है, या तो चीनी के घोल में आ जाता है या अचार के अंदर क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, गरम तेल करके डालते हैं तो बाद में। तो इससे क्या हो जाता है, इनका जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो चीनी के अंदर या तेल के अंदर आ जाएगा जिससे वो क्या होंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे और कई दिनों तक हमारा अचार वगैरह जेमी जेली ये सुरक्षित रहेंगे। अधिक समय तक अगर जीव द्रव्य कुंचित रहता है, जीव द्रव्य कुंचन रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मछली वगैरह होती हैं, मांस होते हैं, उनमें नमक डाल के रख दिया जाता है जिससे क्या हो जाती हैं, वो कई दिनों तक सुरक्षित रह सकती हैं। खरपतवार की जड़ों में अगर नमक डाल देते हैं तो इससे जीव द्रव्य क्या हो जाता है, कुंचन हो जाएगा जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि फसल होती है, फसल में अधिक उर्वरक देते हैं तो फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या फसल को अत्यधिक उर्वरक देने पर या तो क्या होगी, नष्ट हो जाती है या पीली हो जाती है। क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जीव द्रव्य कुंचन को पढ़ा, तो इसको नोट करो। उसके बाद में जो विलयन होते हैं, विलयन जो अधो पराशरी विलयन और एक था ना अभी कहाँ है, अति पराशरी विलयन, यानी विलयन के बारे में हम इसके बाद में पढ़ते हैं। नोट करो इसको। विलयनों के प्रकार, विलयन तीन प्रकार के बता रखे हैं, समपराशरी विलयन, न्यून पराशरी विलयन या अधोपराशरी विलयन या अल्पपराशरी विलयन, और लास्ट है अति पराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या होता है कि इसमें कोशिका जो रस होता है, रस का परासरण सांद्रता विलयन के परासरण सांद्रता के बराबर होती है। यानी कोशिका के अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए किसी प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता। न्यून पराशरी जो विलयन होता है या अधोपराशरी जो विलयन या अल्प पराशरी जो विलयन होता है, इसमें पराशरी सांद्रता दूसरे घोल की तुलना में क्या होती है, कम होती है।
यानी कोशिका के अंदर का दाब कम है। कम होने से इसमें क्या होता है, अंतःप्रासन होता है। अंतःप्रासन का मतलब इसके अंदर जल प्रवेश करेगा। क्या करेगा, जल प्रवेश करेगा। और जब जल प्रवेश कर रहा है तो उसके कारण कोशिका क्या हो रही है, फूल जाती है। और थर्ड है अतिप्रासरी विलयन। अतिप्रासरी विलयन में क्या करेंगे, जो प्रासन सांद्रता होती है वो दूसरे घोल की तुलना में क्या होती है, अधिक होता है। अधिक होने से यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, बहिप्रासरण की प्रक्रिया हो रही है। बहिप्रासरण का मतलब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जल बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने के कारण कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कोशिका सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार विलयन कितने हैं, 3। संप्रासरी विलयन, न्यूनप्रासरी या अधोप्रासरी या अल्पप्रासरी विलयन बोलते हैं इनको, और एक है लास्ट अतिप्रासरी विलयन। ध्यान रखना, अधोप्रासरी में क्या होगा, जल प्रवेश करेगा और कोशिका फूल जाएगी, और अतिप्रासरी में जल बाहर निकलेगा। जल बाहर निकलने से कोशिका सिकुड़ जाती है। तो नोट करो इनको, उसके बाद में पढ़ते हैं हम कोशिका में उत्पन्न दाब। पढ़ते हैं हम कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, यानी कोशिका के में कौन कौन से दाब उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्फीत दाब, यानी कि टीपी। स्फीत दाब क्या होता है कि जब पादप कोशिका में, पादप कोशिका को किसके अंदर, जल के अंदर रखा जाएगा। जल के अंदर जो रिक्तिका रस का प्रासरण दाब अधिक होता है, और अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने पर जीवद्रव्य क्या करेगा, जल अगर अंदर भर रहा है कोशिका के अंदर, ये सेल है और सेल ये क्या कर रही है, दाब डाल रही है। दाब डालने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, H2O आ रहा है, जल आ रहा है। जल आने के कारण यहाँ पर ये जो जीवद्रव्य है वो क्या करेगा, सेल वॉल पर क्या करेगा, दाब डालेगा। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर की ओर जल प्रवेश कर रहा है, और जल प्रवेश करने के कारण यहाँ पर जो जीवद्रव्य होता है वो क्या करेगा, या कोशिका रस होता है वो क्या करेगा, इस कोशिका भित्ति पर दाब डालेगा। और जो ये दबाव डाल रहे हैं कोशिका भित्ति पर, ये क्या होता है, स्फीति दाब होता है। तो समझ में आया स्फीति दाब क्या है, कि पादप कोशिका को जल के अंदर रखा जाएगा और उसकी रिक्तिका रस का प्राशन दाब अधिक होने के कारण इसके अंदर क्या हो रहा है, जल प्रवेश कर रहा है। जल क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जल प्रवेश करने के कारण जीवद्रव्य या कोशिका रस द्वारा जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उस पर दाब डालते हैं। सेल वॉल पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, दाब डालते हैं। और जो सेल वॉल पर ये जो दाब डल रहा है उस दाब को हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। स्फीति दाब होता है वो स्वतंत्र रखे किसी विलयन के लिए लागू नहीं होता है। कोई अकेला अगर कोई विलयन रखा हुआ है तो उसके लिए वो लागू नहीं होता। यह लागू किसके लिए होता है, केवल प्रासरणी तंत्र के लिए ही लागू होता है, यानी जिसमें प्रासन की प्रक्रिया हो रही हो। यहाँ पर जो स्लत कोशिका होती है उसके लिए टीपी का मान क्या होता है, 0 होता है। स्लत कोशिका क्या होती है, जो सिकुड़ी हुई कोशिका होती है, यानी जिसमें जल की मात्रा आप कम बता सकते हो, या बोल सकते हो जिसमें बहिप्रासन की प्रक्रिया हो रही हो। उस कंडीशन में जो टीपी होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। स्लत कोशिका जो होती है, स्लत का मतलब होगी सिकुड़ी हुई या संकुचित हुई हुई कोशिका। इस स्लत कोशिका में टीपी का मान 0 होगा। लेकिन पूर्ण स्फीत कोशिका, पूर्ण स्फीत का मतलब जो पूर्ण रूप से उसमें जल की मात्रा भर गई हो और जहाँ पर पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में या फूली हुई जो सेल होती है उसमें टीपी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। प्लांट कोशिका में टीपी का मान क्या हो गया, जो स्फीति दाब है उसका मान 0 होता है। 0 से लेकर कहाँ पर, प्रासन दाब जो होता है ओपी होता है उसके मध्य होता है। 0 से लेकर प्रासन दाब के मध्य होगा। सेल में जीवद्रव्य कुंचन के समय, जब कोशिका में जीवद्रव्य कुंचन हो रहा है, जीवद्रव्य कुंचन का मतलब मैंने पढ़ा दिया अभी इससे पहले कि कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो सेल वॉल से हटकर क्या हो रहा है, बीच में इकट्ठा हो रहा है। उस प्रक्रिया के दौरान जो टीपी का मान होता है, स्फीति दाब होता है, उसका मान कैसे माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है। और स्फीति दाब को हम कहते हैं द्रव स्थितिक दाब भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, द्रव
स्थैतिक द्रव स्थैतिक दाब। तो स्फीत दाब को हम क्या बोल सकते हैं? द्रव स्थैतिक दाब भी बोल सकते हैं। तो स्फीत दाब क्या हो गया कि कोशिका को जल के अंदर रखेंगे, यहाँ पर प्राशन जो रिक्तिका का प्राशन दाब है वो अधिक है, जिसके कारण जल प्रवेश कर रहा है। जल प्रवेश के कारण इसमें जो जीवद्रव्य द्वारा या कोशिका रस द्वारा जो कोशिका भित्ति होती है उस पर प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। इस स्फीति दाब के विपरीत एक दाब कार्य करता है, उसको हम कहते हैं भित्ति दाब। यहाँ पर जो स्फीति दाब होता है और भित्ति दाब होता है, उनका मान क्या होता है? बराबर होता है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल बढ़ता जाएगा तो दाब बढ़ता जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। लेकिन कोशिका फटती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि उसमें क्या लगा होता है? स्फीत दाब और भित्ति दाब दोनों होते हैं, और जिसमें इन दोनों में कोई भी दाब नहीं होगा उस कंडीशन में क्या हो गई? कोशिका फट जाती है। जैसे पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में भित्ति दाब नहीं होता। भित्ति दाब किसमें लगता है? जब, क्योंकि भित्ति दाब क्यों नहीं लगता? ये दोनों दाब ही नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। आपको पता है कि एनिमल सेल होती हैं, जंतु कोशिका होती है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो स्फीत दाब के विपरीत कौन सा दाब होता है? भित्ति दाब। तो भित्ति दाब क्या कहोगे कि सेल वॉल दर्द होने के कारण स्फीत दाब के बराबर, लेकिन उसके विपरीत दिशा में। विपरीत कौन से? कि भित्ति दाब तो क्या हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, कोशिका में अंदर से बाहर की ओर लग रहा है। जैसे ये कोशिका है और ये इसकी रिक्तिका हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये तो क्या करेगा? अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, ये तो कौन सा हो गया? टीपी हो गया। लेकिन जस्ट इसके विपरीत और बराबर कौन सा लगेगा? डब्ल्यू पी, यानी कि भित्ति दाब लगेगा। जैसे जितना भित्ति दाब होगा उतना ही क्या होगा? ये स्फीत दाब होगा, और दोनों का मान क्या होगा? बराबर। बराबर होने के कारण कोशिका फटती नहीं है। यानी भित्ति दाब किसे कहेंगे? कि सेल वॉल दर्द होने के कारण स्फीत दाब के बराबर दाब लगता है, लेकिन विपरीत दिशा में, और जीवद्रव्य पर दाब डालती है। जीवद्रव्य पर दाब डाल रहे हैं, एक दूसरे को प्रेशर कर रहे हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब और स्फीति दाब का मान क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन क्या होते हैं? दोनों दिशा में विपरीत होते हैं। जो भित्ति दाब होता है, भित्ति दाब के कारण जो पादप कोशिका होती हैं उनको शुद्ध जल में रखा जाए तब भी वह फटती नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों दाब लगते हैं, भित्ति दाब और स्फीति दाब। लेकिन अगर हम किसको रखें? जंतु कोशिकाओं को रखते हैं, तो जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होने पर इसमें भित्ति दाब नहीं लगता, क्योंकि स्फीति दाब तो लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोशिका में जल भरेगा तो बाहर की ओर क्या करेगा? दाब लगता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भित्ति दाब नहीं होने के कारण कोशिका क्या होगी? फट जाती है। जैसे आरबीसी को हम शुद्ध जल में रखते हैं, यानी कि डिस्टिल वाटर के अंदर रखते हैं, आसुत जल के अंदर रखते हैं, तो कोशिका फट जाती है। तो ये दोनों दाब नोट करो, स्फीति दाब और भित्ति दाब। फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो भित्ति दाब और स्फीतिक दाब के बाद में हम पढ़ते हैं प्रासरण दाब, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि किसी विलयन का प्रासरण दाब पर, कोई विलयन होगा उसका प्रासरण दाब उस दाब के तुल्य होगा जिससे लगाकर विलयन के आयतन में वृद्धि को रोका जा सकता है। कि प्रासरण दाब क्या होगा? कि कोशिका के अंदर जो उसका आयतन बढ़ रहा है उस आयतन में वृद्धि को रोकने के लिए जो दाब आवश्यक होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह आवश्यक दाब जो विलयन पर लगाने पर विलायक का घोल में प्रवेश को रोका जाता है, यानी विलायक को अंदर नहीं आने देता है। जबकि दोनों जो विलयन है वो किससे जुड़े हुए हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग हैं। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तो अलग अलग है, लेकिन विलयन में जो विलायक का जो घोल है उसमें प्रवेश को रोकेगा। ठीक है, वो क्या होता है? प्रासरण दाब होता है। जो शुद्ध जल का प्रासरण दाब होता है वो कितना होता है? 0 होता है।
यह घोल के विलय का गुण होता है। जो घोल होता है, घोल में जो विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, तो विलय का गुण होता है इसमें। और एक साइंटिस्ट थे हेरिंस के अनुसार जो पर्ण होती है, पादप की जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी परासरण दाब होता है, अधिक होता है, लेकिन जड़ों के अंदर सबसे कम होता है। किसके अनुसार? हेरिंग्स के अनुसार। हेरिंग्स क्या बताते हैं? हेरिंग्स के अनुसार पर्ण जो होती है, लीफ होती है, उनमें ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और जड़ों में कम होता है। अधिकतम जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मरुस्थलीय वर्ग में लवणविद जो पादप होते हैं, लवणविद पादपों में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो लवणविद में सबसे ज़्यादा किस में होगा? एक पादप का नाम है एट्रिप्लेक्स कॉनफोर्टिफोलिया। सॉरी, वापस से देखो, एट्रिप्लेक्स कॉनफर्टिकोलिया। ये क्या होता है? इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो कितना होता है? 202.5 ATM के बराबर होता है। तो रात्रि होती है, रात्रि में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब कम होता है, लेकिन गर्मियों की जो दोपहर होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिलेगा। जो घोल का परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, वो ओस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ओस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पेफर ने क्या किया? अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज करके क्या बनाया था? ओस्मोमीटर बनाया था। ध्यान रखना, परासरण दाब का मान सबसे ज़्यादा कब होगा? जब विलय की सांद्रता अधिक होगी। विलय की सांद्रता जितना अधिक होगी, परासरण दाब का मान उतना ही अधिक होगा। और परासरण दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो परासरण दाब के बारे में जो परिभाषा जानी, और शुद्ध जल का परासरण दाब 0 होता है। हेरिंग्स के अनुसार पर्ण में सबसे ज़्यादा होता है और जड़ों में सबसे कम होता है। अधिकतम मरुस्थलीय वर्ग में जो लवणविद पादप होते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। रात्रि में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, लेकिन गर्मियों की दोपहर में अधिक होगा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके द्वारा मापा जाएगा? किसी घोल का ओस्मोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। और विलय की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होता है? परासरण दाब का मान होता है। तो नोट करो इसे। तो चौथा जो दाब है वो है विसरण दाब न्यूनता, या इसको हम कहते हैं चूषण दाब। विसरण दाब न्यूनता मतलब DPD, या चूषण दाब मतलब SP। विसरण दाब न्यूनता किसे कहेंगे? विसरण दाब DPD किसके बराबर? OP माइनस TP, मतलब परासरण दाब और स्पीत दाब के अंतर के बराबर कौन है? DPD है। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं हम कि परासरण दाब और स्पीति दाब के अंतर को हम क्या कह देते हैं? विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब कहते हैं। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि परासरण दाब और स्फीति दाब में जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। या दूसरी परिभाषा बता सकते हो कि किसी विलयन का विसरण दाब निश्चित तापक्रम पर उसके शुद्ध विलयन के विसरण दाब से जितना न्यून होता है, यानी विसरण दाब से जितना कम होगा शुद्ध विलयन की से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस विलयन का विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब कहते हैं। चूषण दाब जो न्यूनता शब्द है वो किसने दिया था? यानी DPD शब्द किसने दिया था? BS मेयर ने दिया था। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे, रेनर ने इन्हें कोशिका में क्या कहा? चूषण दाब कहा। यानी कि BS मेयर ने तो क्या कहा इनको? विसरण दाब न्यूनता। किसने कहा विसरण दाब न्यूनता? BS मेयर ने। और रेनर ने क्या कहा? चूषण दाब न्यूनता। DPD होता है वो सेल की जल अवशोषण शक्ति होती है, यानी जल कितना जल उसके अंदर अवशोषित होगा, या जल की मांग कहते हैं कि जल की कितनी आवश्यकता हो रही है। और जो विसरण दाब न्यूनता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। उससे पहले हमने परासरण दाब न्यूनता पढ़ा था, वो विलय के सांद्रता के समानुपाती था। और इसमें जो DPD के जो अणु हैं वो कम से अधिक सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं जल के अणु। और जो पूर्ण स्लत कोशिका होती है उसमें DPD का मान अधिकतम, और पूर्ण स्फीत कोशिका होती है उसमें DPD का मान कम होता है। यानी जो सिकुड़ी हुई कोशिका होती है उसमें DPD का मान अधिकतम होगा, और
पूर्ण स्फीत मतलब फूली हुई जो कोशिका होगी उसमें डीपीटी का मान न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार हमने कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में इनमें हम संबंध पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।